ज़रा जो शराइत हैं उस सब की बात कर रहा है IMF कि आपने मुनासिब फाइनेंसिंग का इंतजाम करना है, जो कि वो 6 अरब डॉलर कह रहे थे शुरू में। करेंसी का फ़र्क फिर हो गया है, कोई 27 रुपये का, 285 और 312 रुपये का, वो कह रहे हैं इसको ख़त्म करना है। तो मगर बजट शेयर करने की भी बात है, फिर खबर आ रही है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने बजट शेयर भी कर लिया है। तो कुछ लग रहा है आपको कि जो एक अचानक माहौल पैदा हो गया था कि जी नहीं हो रहा है IMF का प्रोग्राम, इसमें कुछ ना कुछ है कि शायद हो जाए? जो वज़ीर आज़म साहब की बात हुई है IMF मैनेजिंग डायरेक्टर से वीकेंड में, हफ्ते के दिन गालिबन, उससे ये मेरे ख्याल से उसके रिएक्शन में ये आया है कि हम अभी भी तैयार हैं अगर आप ये चीज़ें कर लें। अगर आप $6 बिलियन ले आते हैं, अगले साल का बजट इत्मीनान बख्श दे देते हैं, और ये जो वापस आप जो फ़र्क आ गया है करेंसी मार्केट्स के, और क्योंकि आपने इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कदमन लगाई हुई है, उस फ़र्क को दूर कर लेते हैं, तीनों चीज़ों को कर लेते हैं, तो फिर हम तैयार हैं। तो ये वही बात को फिर से रीट्रेट करना है कि हम आज भी तैयार हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त कम है। तो जो बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला था, उसमें ज़ाहिर IMF ये भी नहीं मान रहा था कि हमारा करंट अकाउंट खसारा इस साल 4-4.5 अरब डॉलर होगा, उनका था कि इससे ज़्यादा होगा, मगर लग रहा है कि इतना ही होगा। तो उसमें बैरूनी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट वो कम कर सकते हैं, या आपके ख्याल में वो 6 अरब डॉलर पर ही कायम रहेंगे, क्योंकि हमें 3 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है, उसमें कहाँ से इंतजाम होगा? देखिए, अगले साल मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर IMF के बकौल ज़रूरत है, जिसमें से 9 अरब डॉलर का उन्होंने तखमीना लगाया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। हम अस्यूम कर लेते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट 0 होगा पूरे साल में, तो इसके बाद भी हमको 25 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, 24-25 अरब डॉलर की। वो पैसे बग़ैर IMF के इंतज़ाम करना तकरीबन नामुमकिन है। और IMF जब ये कह रहा है कि 6 बिलियन हमको चाहिए, तो वो अब ये देख रहा है कि आगे 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको ये पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि IMF की रिक्वायरमेंट ये भी है कि अगर आप एक्सचेंज रेट का डिफरेंस ख़त्म करते हैं, इसका मतलब है कि आप इंपोर्ट को खोलेंगे। आप इंपोर्ट को खोलेंगे, यहाँ पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चलेगी, दीगर मैन्युफैक्चरिंग चलेगी, इंपोर्ट बढ़ेगी, तो ज़ाहिर करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी जोर आएगा। तो ये जो 285-312 का फ़र्क है, आपके ख्याल में उसके बगैर अब ये नहीं होने वाला है कि इंटर बैंक में भी रुपए को छोड़ना पड़ेगा, डॉलर को फ्री छोड़ना पड़ेगा? मेरे ख्याल से। और आपको लग रहा है अभी मैनेज हुआ हुआ है? देखें, कुछ दिनों पहले एक दिन 300 गया था, फिर वापस 250 ही हो गया था। और मैंने जिस तरह भी आप समझ लीजिए ना कि अगर आप LCO की रिक्वायरमेंट्स को कम कर देते हैं, LCO को आप बहुत रोक देते हैं, तो फ़र्क आ जाता है। थोड़ा बहुत IMF दरगुजर करता है, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट पॉलिसी होती है तो फिर IMF के लिए करना मुश्किल हो जाता है। IMF ने कहा कि सियासी पेशरफ्त का नोटिस लेते हैं, मगर मुल्की सियासत पर तबसरा नहीं करते। उम्मीद है आईन व कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। किस तरह रीड करें इस स्टेटमेंट को, क्या कह रहा है IMF यहाँ? मैं ये समझता हूँ कि IMF सोच रहा है कि थोड़ी सी कशीदगी कम होगी तो इनके लिए आसानी हो जाएगी पाकिस्तान को पैसे देने में। तो वो यही सोच रहे हैं कि थोड़ी सी कशीदगी कम हो जाए, थोड़ी सी सर्टेनिटी हो जाए कि मुल्क जा किस तरफ रहा है। IMF को भी पता चलना चाहिए, किसी और को भी, जो भी आपको पैसे दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, लैंड कर रहा है, उसको थोड़ी सी सर्टेनिटी होनी चाहिए कि मुल्क की वो क्या है, सिमत क्या है। अब एक तरफ वज़ारत ख़ज़ाना है, डार साहब कहते हैं कि 3 अरब डॉलर हमने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से कर लिया। IMF प्रोग्राम बहाल करेगा तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतना इंपोर्ट कवर नहीं है कि वो हमें पैसे दें। IMF कह रहा है पहले इंतजाम करें फिर पैसे देंगे। तो यहाँ पे कौन ठीक है, IMF ठीक है या वज़ीर ख़ज़ाना ठीक? देखिए, 3 बिलियन डॉलर्स आपके उनसे हो गए, सऊदी अरब से और UAE से, लेकिन शायद उन्होंने भी मशरूत कराया कि अगर IMF देगा तो हम देंगे। IMF आपको 1.25 बिलियन डॉलर देगा, लेकिन IMF के पैसों से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलें, एशियन बैंक से पैसे मिलें। अब उसके बाद हमको 3 बिलियन और लाने थे। 1 बिलियन तो हमने शायद कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दे देगा। 2 बिलियन की ज़रूरत थी। मेरे ख्याल से मगरबी ममालिक का ये सोच थी कि ये चाइना को 2 बिलियन देने चाहिए पाकिस्तान को, और वो चाइना ने नहीं दिए। पाकिस्तान ने कोशिश करी। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि अगर आप SLA साइन करते हैं तो हम बोर्ड मीटिंग से पहले ये ला देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम आप पहले बोर्ड मीटिंग SLA साइन नहीं करेंगे, पहले आप कमिटमेंट लेके आए, फिर पैसे बाद में आ जाएँ। अब तो बहुत वक्त कम हो रह गया है। अमूमन बोर्ड मीटिंग SLA के बाद भी 3-4 हफ्ते लगते हैं बोर्ड मीटिंग के। अब ये सब कंप्रेस कर लेंगे, अगर ये चाहें तो कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो कहीं ना कहीं से कमिटमेंट पाकिस्तान को खड़ा करना होगा। अब डार साहब का इसरार है, और वो इसरार ये है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे रिजर्व कोई 4.1 अरब डॉलर्स के रह गए हैं, मगर उनका एक कॉन्फिडेंस है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे विथ और विदाउट IMF। वो पहले भी कह चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, आई डोंट केयर। उसके बाद कोशिश ज़रूर की है, वज़ीर आज़म भी कॉलें कर रहे हैं, मगर नहीं करेंगे हम डिफ़ॉल्ट विथ और विदाउट IMF। देखिए, बग़ैर IMF के ये पहला क्वार्टर तो निकल जाएगा हमारा अगले माली साल का, यानी कि सब जुलाई से लेकर सितंबर का क्वार्टर मैं समझता हूँ कि हम निकाल सकते हैं अगर IMF ना हो तो। सेकंड क्वार्टर बहुत मुश्किल होगा, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा।
तो मैं ये अकेला मैं नहीं समझता हूँ, जितने भी लोग ये नंबर्स देखते हैं सितंबर के बाद आप कह रहे हैं, सितंबर से अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का क्वार्टर पाकिस्तान को बगैर IMF के सर्वाइव करना तकरीबन नामुमकिन है। तो लेकिन ये कि तकरीबन कह रहा हूँ मैं, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएं। बेस्ट तरीका यही है, अब भी मैं समझता हूँ कि IMF कर लेना चाहिए। और अगर IMF हो भी जाए तो उसके बाद एक और IMF प्रोग्राम के लिए हमें निगोशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। मगर ये जो 9th हो जाए तो जून में प्रोग्राम खत्म हो रहा है, 10th और 11th क्या होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा वक्त? 10th 11th ना भी हो तो जून में जैसे प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, और क्योंकि ये 4 साल का हो गया, मज़ीद एक्सटेंड नहीं होता, तो आप फिर फॉर जो है वो नए प्रोग्राम में जाएं। अगर आप ये रिव्यू ख़त्म कर लेते हैं तो एक अच्छी जगह पे होंगे जहाँ पे आप जाएंगे IMF के नए प्रोग्राम में, और कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। अगर ये रिव्यू ख़त्म नहीं करते आप और ये रिव्यू पूरा नहीं होता तो फिर आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल होगी अगला प्रोग्राम करना। लेकिन अगला प्रोग्राम करना विद इन द नेक्स्ट क्वार्टर तकरीबन बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, कि ये जुलाई से लेकर सितंबर के क्वार्टर में एक और प्रोग्राम शुरू कर दें। सब और अगला प्रोग्राम भी हो जाए, तमाम चीज़ें भी हो जाएं, अगला जो बजट बनने जा रहा है उसमें कह रहे हैं 7-7.5 हज़ार अरब रुपए तो हमें सिर्फ सूद की मद में अदा करने होंगे। कोई फिस्कल स्पेस है मुल्क चलाने के लिए कि जिसमें मुल्क चल सके? कोई ऐसी रेवेन्यूज़ के कोई नए आपको एवेन्यूज़ नज़र आते हैं जिसकी वजह से ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर ये तो मसला है ना कि टैक्स टू GDP बड़ा कम है, या बहुत ही एक क्राइसिस वाला साल एक और आपको नज़र आ रहा है? मैं समझता हूँ कि हम जिस क्राइसिस में फंस गए हैं वहाँ पे जब तक कि हम बहुत डीप सीटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही रेवेन्यू अथॉरिटी है जो सब्सटेंशियल पैसे लेती है, FBR। पूरा शहर के अंदर जितना टैक्स जमा होता है प्रॉपर्टी का, उतना पंजाब पूरे सूबे में नहीं होता, या किसी सूबे में भी नहीं होता, सिंध में भी नहीं होता। तो क्या हमको प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लेना चाहिए? क्या सूबों को नहीं कहना चाहिए कि प्रॉपर्टी पे टैक्स लें? क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए सूबों को कि यार हम आपको NFC में बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं जिसकी वजह से वफाक में बहुत तकलीफ़ हो गई है, तो चलो NFC पे फिर बैठ जाओ। हम 5 साल से ये बातें कर रहे हैं लेकिन हम बैठे नहीं हैं। क्या हम इस रिटेल के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए जो कि 1% कंट्रीब्यूट करता है? क्या सूबों को ये नहीं कहना चाहिए कि एग्रीकल्चर टैक्स लें और आप अपना खर्चा वहाँ से निकालें और हमसे कम पैसे लें? अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हों, हम एक रिफॉर्म करने के लिए तैयार ना हो, हम दुकानदारों से टैक्स लेने के तैयार ना हो, हम प्रॉपर्टी ओनर से टैक्स लेने के लिए तैयार ना हो, लेकिन हम बाहर जाके कशकोल लेके आए तो बाहर वाले भी बोलते हैं ना कि भाई खुद क्यों नहीं कच करते हो? जो सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है उधर डिवॉस में कुछ अरसे पहले कि पाकिस्तान या दीगर ममालिक जो है वो खुद भी तो रिफॉर्म्स करें, आप खुद तो कुछ नहीं कर रहे, आप तो 9% 9.5% ऑफ GDP पे बैठे हुए हैं, तो उसके बाद 10% GDP पे चले जाते हैं। तो आप भी ज़रा सा मेहनत करें ना, यहाँ पे थोड़े से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए ना। लेकिन ये हमारी हुक्मरानी है, और मैं किसी एक हुकूमत की वो नहीं कर रहा हूँ तनकीद, ये हमारी हुक्मरानी ऐसी है कि इसमें कोई फ़ैसले नहीं कर पाते हम, जो हमें नज़र आ रहा है कि ज़रूरत है, हमें नज़र आ रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर इसको अवॉइड करने के लिए टैक्स जमा करें यहाँ। और सर फिर रिफॉर्म्स तो उसी सूरत में अब हो पाएंगे जब एक नई हुकूमत आए, इलेक्शन हो, नए मैंडेट के साथ आए, तो ज़्यादा बेहतर है कि फिर इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाए और नई हुकूमत आए और वो फिर रिफॉर्म्स करे, रिफॉर्म्स की तरफ जाए। हमने बहुत मरतबा इलेक्शंस देखे हैं, बहुत मरतबा नई हुकूमतें देखी, ये रिफॉर्म्स नहीं देखे पाकिस्तान में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमको तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को, जिसमें सियासी जमातें भी शामिल हैं और दीगर और क़ुव्वतें भी शामिल हैं, बैठ के सोचना पड़ेगा कि मुल्क किस तरफ लेके जाना है। और मुल्क के अंदर अगर आपको बेहतरी लेके आनी है तो फिर आप ये बातें करें कि सूबे अपने टैक्स जमा करें, वफाक के ऊपर इतना बोझ न डालें। फिर आप ये बात करें कि प्रॉपर्टी ओनर्स जो हैं वो टैक्स दें। आप अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के घर में रहते हैं और चंद हज़ार रुपये टैक्स देते हैं, ये मुनासिब नहीं है। आप पाकिस्तान में अगर 22 लाख दुकानें और सिर्फ 30,000 दुकानें टैक्स दे रही हो, ये मुनासिब नहीं है। तो इससे पहले कि आप बार बार दूसरे ममालिक के पास जाएं, बार बार दूसरे इदारों के पास जाएं, आप खुद टैक्स क्यों नहीं जमा करते?